थैंक्स टू द टेलीविजन सीरीज स्कैम 1992 हम सबको हर्षद मेहता के बारे में पता है। अभी तक 1992 इंडियन स्टॉक मार्केट स्कैम, जिसे पॉपुलरली हर्षद मेहता स्कैम के नाम से भी जाना जाता है, इंडिपेंडेंट इंडिया में की गई सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड माना जाता है। इस स्कैम का टोटल वर्थ आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन अराउंड $19 बिलियन है, जो कि इन इटसेल्फ बहुत क्रेजी है। करीब इसी वक्त में जब हर्षद मेहता इंडियन मार्केट्स को मैनिपुलेट कर रहे थे, एक और शख्स जिनका नाम है बर्नी मैडॉफ, यूएस फाइनेंशियल मार्केट में अपने लिए एक पहचान बनाने की कोशिश में थे। उनका चूजन मेथड लाइज एंड डिसेप्शन, और ऐसे ही हुआ जन्म यूएस की सबसे बड़ी फाइनेंशियल फ्रॉड का, जिसका टोटल वैल्यू हर्षद मेहता स्कैम के 3 गुना है, मतलब $65 बिलियन। तो चलिए जानते हैं कहानी वर्ल्ड्स मोस्ट एलैबोरेट पोंजी स्कीम और उसके पीछे के पपेट मास्टर की। अप्रैल 29, 1938 न्यूयॉर्क सिटी के एक मिडिल क्लास जूइश फैमिली में बर्नी लॉरेंस मैडॉफ का जन्म हुआ था। उनके डैड प्लम्बर थे जो साइड में स्टॉक ब्रोकिंग का काम भी करते थे। 1960 में पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट होने के बाद बर्नी ने एक लॉ स्कूल में एडमिशन ले लिया, पर 1 साल बाद ही ड्रॉप कर दिया। उनके वाइफ के फुल सपोर्ट के साथ 22-year-old बर्नी मैडॉफ ने एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म की शुरुआत की, जिसका नाम था बर्नार्ड एल मैडॉफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज LLC। बर्नी ने जनरल सिक्योरिटीज रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम और जनरल सिक्योरिटीज प्रिंसिपल एग्जाम पास करके एक स्टॉक ब्रोकर बनने के साथ ही खुद का एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म चलाने का भी राइट पा लिया। इनिशियल डेज में बर्नी को उनके फादर इन लॉ से कुछ सपोर्ट मिला, $50,000 के लोन और उनके रेफरेंसेस के रूप में। कार्ल शपीरो, एक ड्रेस मेकर, इस नए स्टॉक ब्रोकर फर्म में $100,000 इन्वेस्ट करने के लिए देते हैं, और इस अमाउंट को बर्नी ने इन्वेस्ट करके बहुत ज्यादा ग्रो किया। इसके बाद बर्नी ने एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डेवलप की जो कुछ ऐसा था। सर्टेन लोग, जिन्हें बर्नी फीडर्स कहते हैं, उनके लिए इन्वेस्टर्स से पैसे लाएंगे। अभी बर्नी ने अपने फादर इन लॉ और बाकी रिलेटिव्स को भी स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व किया एज फीडर्स, जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट लेके आए बर्नी के फर्म के लिए। इस नई स्ट्रैटेजी के वजह से बर्नी खूब सारा पैसा कमाने लगा, और उनके परिवार वाले जो उनके साथ इस बिजनेस में शामिल थे, उनको भी काफी सारा पैसा मिलने लगा एज कमीशन। बट सिंस उनके सो कॉल्ड फीडर्स, जो उनके और उनकी बीवी के परिवार वाले थे, वो कोई भी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स नहीं थे, जिसकी वजह से उनका बर्नी के फर्म से इस तरीके से एसोसिएटेड रहना इलीगल था। अभी बर्नी का इन्वेस्टमेंट फर्म बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। इस ग्रोथ का मेन रीजन था इन्वेस्टर्स के लिए कंसिस्टेंट रिटर्न्स, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। बर्नी मैडॉफ के साथ अगर किसी ने इन्वेस्ट किया था तो उन्हें रिटर्न्स के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। बर्नी मैडॉफ नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज के एस्टैब्लिशमेंट में बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, जिसकी वजह से बर्नी मैडॉफ विज़ार्ड ऑफ द वॉल स्ट्रीट भी कहलाने लगे। 1990 में बर्नी मैडॉफ को नैस्डैक का चेयरमैन बना दिया, और इसके बाद 1991 और 1993 में भी बर्नी नैस्डैक का चेयरमैन बने। अब क्योंकि वो वॉल स्ट्रीट के सबसे इन्फ्लुएंशियल और एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फर्म चलाते थे, बर्नी मैडॉफ साल के $100 मिलियन तक कमाने लगे। अब यूजुअली मैडॉफ के क्लाइंट्स लंबे समय तक अपने इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ नहीं करते थे, और इसी वजह से मैडॉफ के एसेट मैनेजमेंट यूनिट, जो उनके स्टॉक ब्रोकिंग यूनिट से थोड़ा लेसर नोन था, उसमें कई सारे इन्वेस्टमेंट्स के पैसे थे। क्योंकि मैडॉफ सिक्योरिटीज काफी एक्सक्लूसिव था, कॉमन पब्लिक के फंड्स वो मैनेज नहीं करते थे, तो मैडॉफ सिक्योरिटीज के यूजुअल क्लाइंट्स MNCs, इंटरनेशनल बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज या हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स हुआ करते थे। अकॉर्डिंग टू वेरियस न्यूज आउटलेट्स एंड एजेंसीज, मैडॉफ सिक्योरिटीज के क्लाइंट्स के इन्वेस्टमेंट्स 500,000 से 7 मिलियन तक के रेंज में थे। अब एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताता हूँ। बर्नी मैडॉफ का ग्रोथ स्टार्ट हुआ अर्ली 1990s में, और उनकी इन्वेस्टमेंट फर्म मैडॉफ सिक्योरिटीज वॉल स्ट्रीट की सबसे रिस्पेक्टेड और सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट फर्म मानी जाती थी। कैसे? दरअसल बर्नी मैडॉफ उनके क्लाइंट्स के साथ एक तरीके का फाइनेंशियल फ्रॉड करते थे, पॉन्जी स्कीम। आसान भाषा में समझाऊं तो मैडॉफ अपने नए इन्वेस्टर्स के पैसे से अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को पैसे देने लगे। आमतौर पर पॉन्जी स्कीम्स बहुत जल्दी कॉमन पब्लिक के नजरों में आ जाती है, क्योंकि यूजुअली ऐसे लोग इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न्स का प्रॉमिस करते हैं, जो कि अनबिलीवेबल है। पर बर्नी मैडॉफ ने 12 से 13% का स्वीट स्पॉट पकड़ लिया, जो कि मार्केट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अच्छा भी है और बिलीवेबल भी। 2008 में दुनिया ने हॉलोकॉस्ट के बाद की सबसे बड़ी फाइनेंशियल डिजास्टर विटनेस की। दुनिया भर की इकोनॉमीज गिर रहे थे, और इससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड थे यूएस बैंक्स और मार्केट्स। 29 सितंबर के मार्केट क्रैश के बाद मैडॉफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्टर फंड्स आना पूरी तरीके से बंद हो गए। यही नहीं, क्लाइंट्स जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया था, वो अपने इन्वेस्टमेंट्स वापस मांगने लगे। बर्नी मैडॉफ का ढोंग अब खत्म हो गया था। उनके क्लाइंट्स एक साथ अपने पैसे विड्रॉ करने लगे, और देखते देखते मैडॉफ सिक्योरिटीज के पास उनके सारे इन्वेस्टर्स को वापस करने के लिए कुछ नहीं बचा। मैडॉफ ओड $7 बिलियन टू द इन्वेस्टर्स, बट हैड ओनली $200 to $300 million in his account.
दिसंबर 9, 2011 को बर्नी ने अपने परिवार को बता दिया कि वो फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहा था और इमीडिएटली उनके बेटे ने लॉ ऑफिशियल्स को कांटेक्ट कर दिया। 2 दिन बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ये सब क्यों किया, उनका जवाब था, I had more than enough money to support my lifestyle and my family's lifestyle. I didn't need to do this for that. I don't know why. बर्नी मैडोफ को 150 साल की सजा दी गई। फाइनेंशियल फ्रॉड्स अब कोई नई कहानी नहीं है। मजे की बात तो ये है, मैडोफ सिक्योरिटीज के क्लाइंट स्टैनफोर्ड फाइनेंशियल ग्रुप खुद एक पोंजी स्कीम चला रहे थे जो बर्नी मैडोफ या मैडोफ सिक्योरिटीज से रिलेटेड नहीं था। स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करने से पहले या किसी और को अपने पैसों से ट्रस्ट करने से पहले हमें प्रॉपरली सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वन ऑफ द बिगेस्ट वॉइस इन बर्नी मैडोफ स्कैम, हेनरी मार्कोपोलिस ने बताया कि जब उन्होंने मैडोफ सिक्योरिटीज के रेवेन्यू स्ट्रीम को एनालाइज किया तो उन्हें 4 मिनट के अंदर समझ गया कि ये सारे फिगर्स मेड अप है। काफी बार यही होता है, इन्फॉर्मेशन हमारे सामने होने के बावजूद हम देखने से इनकार करते हैं क्योंकि सब अच्छा चल रहा होता है। इनफैक्ट 1992 से ही बर्नी मैडोफ के अगेंस्ट केसेस दर्ज किए गए थे और सैडली इसके बावजूद मैडोफ को तीसरी बार नैस्डैक का चेयरमैन 1993 में बना दिया था। So that was it guys from my side. Stay tuned for more such content. Until next time.